गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। आज फिर महाराजा अग्रसेन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुशील स्वामी, ज्योग्राफी लेक्चरर, आपके लिए बीए बीएड फर्स्ट ईयर के लिए अपने ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे थे, जिसमें अपनी दूसरी बुक है मानव भूगोल। मानव भूगोल में हम पढ़ रहे थे, तो मानव भूगोल के अंदर या ह्यूमन ज्योग्राफी जो है उसमें हम ये पढ़ते हैं कि मनुष्य से संबंधित जो भी क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं का हम अध्ययन करते हैं, और वो क्रियाएं जो होती हैं वो फिजिकल या भौतिक से संबंधित होती हैं, यानी कि भौतिक वस्तुओं से संबंधित होती है सारी। अब अपने ये कह सकते हैं कि मानव भूगोल में भौतिक वस्तुओं के साथ अंतर संबंध पाया जाता है। अब इसमें हम पढ़ रहे थे विभिन्न प्रकार के मानव भूगोल के जो सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों के बारे में हम पढ़ रहे थे कि भी जिस प्रकार से हमने सिद्धांत पढ़ा था परिवर्तनशीलता या क्रियाशीलता का सिद्धांत या परिवर्तन का सिद्धांत जिसे कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि भी कोई भी वस्तु जो है वो स्थिर नहीं है, वो परिवर्तित होती रहती है। इनके पूरे ब्रह्मांड के अंदर अपने ये मान सकते हैं कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, उसमें परिवर्तन आता रहता है। जिस प्रकार से जीन ब्रूस ये कहते हैं कि भी कोई भी वस्तु जो है पूरे ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु है वो वस्तु या तो घट रही है या बढ़ रही है, यानी कि वो स्थिर नहीं है। कहने का मतलब जिस प्रकार से अपने ये कहते हैं कि आयु घट रही है या बढ़ रही है, या कोई जिस प्रकार से पर्वत पठार मैदान है तो ये या तो घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है इनके अपने ये कह सकते हैं कि परिवर्तनशीलता का सिद्धांत या क्रियाशीलता का सिद्धांत इसे अपने कह सकते हैं। कहने का मतलब प्रत्येक वस्तु में क्रिया होती रहती है या एक्टिव होती रहती है, वो प्रत्येक वस्तु जो है क्रियाशील रहती है, तो उसे अपने क्रियाशीलता का सिद्धांत कहते हैं। अब क्रियाशीलता के सिद्धांत में हम ये पढ़ते हैं कि भी जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो विभिन्न प्रकार की भौतिक शक्तियों के बारे में हम पढ़ते हैं। जिस प्रकार से अगर अपने कहें भौतिक शक्तियों के बारे में, जो इनके अपने कह सकते हैं फिजिकल जो फोर्सेज होते हैं, या अपने कह सकते हैं भौतिक बल जिसे अपने कह सकते हैं, जिस प्रकार से पृथ्वी से ग्रहीय संबंध है, पृथ्वी के विभिन्न ग्रहों के साथ जो संबंध है पृथ्वी के, उन्हें अपने जो भौतिक शक्ति में अंदर शामिल कर सकते हैं। या अपने ये कह सकते हैं पृथ्वी जो है दो प्रकार से जो है घूर्णन करती है, दो प्रकार से जो है गति करती है। कौन कौन सी गति? एक तो घूर्णन गति और एक है परिक्रमण गति। तो अपने जो है यानी कि इसके जो ग्रहीय संबंध है, इस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि पृथ्वी में यानी कि गुरुत्वाकर्षण का बल भी पाया जाता है, या अपने ये कह सकते हैं कि पृथ्वी जो है अन्य ग्रहों के अगर सापेक्ष उसको अगर देखा जाए तो अन्य ग्रहों के सापेक्ष उस पर जीवन है, बाकी ग्रहों पर अपने जीवन की कल्पना अभी तक नहीं की गई है। या अपने ये कह सकते हैं कि यानी कि प्रारंभ में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था या ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था तो उस समय 9 ग्रहों के रूप में उसे माना गया था। जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम, इस प्रकार से अपने 9 ग्रहों के रूप में माना था। और 9 ग्रहों में एक पृथ्वी भी एक ग्रह थी। और पृथ्वी का जो उपग्रह है, जिस प्रकार से जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो चंद्रमा है। और चंद्रमा जो है अपने ये मान सकते हैं कि चंद्रमा का जो गुरुत्व बल है वो पृथ्वी का 1/6 माना जाता है। तो इस प्रकार से पृथ्वी के ग्रहीय संबंध जो है वो भौतिक शक्ति में अपने उसे ले सकते हैं। इसी प्रकार से सूर्य ऊर्जा या सौर शक्ति है, जिसे अपने यानी सूर्य ऊर्जा का उपयोग करके जो है अपने विभिन्न प्रकार से जो प्रकृति है वो प्रकृति सूर्य ऊर्जा का उपयोग करके ही जो है संचालित होती है। या अपने ये कह सकते हैं कि सूर्य ऊर्जा जो है वो महत्वपूर्ण रूप से विकिरण के द्वारा धरातल पर प्राप्त होती है, और धरातल पर प्राप्त होकर जो है धरातल जो है पृथ्वी का जो धरातल है उसे ग्रहण कर लेता है। अब अपने ये मानते हैं पृथ्वी पर जो है 29% जो है धरातलीय संरचना है, स्थलीय संरचना, और 71% जो है जलीय संरचना पाई जाती है। इसलिए जो स्थल भाग होता है वो जल्दी ही गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है। तो अपने जैसे ही सूर्यास्त होता है उसके बाद में जो है इनके जो स्थल भाग है वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, या उसमें जो है टेम्परेचर में कमी आने लगती है। अब अपने ये देखते हैं कि भी जो ये विकिरण है, ये विकिरण कुछ मात्रा में जो है वापस वायुमंडल में लौटाए जाते हैं, और वापस वायुमंडल में लौटाए जाने के कारण जो है इनसे दृश्यता बनती है। अपने ये कहते हैं कि इनसे दृश्यता का निर्माण होता है, या अपने एक दूसरे को देख सकते हैं। इस प्रकार से इसी प्रकार से वायुमंडल इनसे गर्म भी रहता है, अपने ये कह सकते हैं। तो कहने का मतलब कि भी सूर्य ऊर्जा के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार से सृष्टि का संचालन किया जाता है, प्रकृति का संचालन किया जाता है। जिस प्रकार से सूर्य ऊर्जा का उपयोग करके जो है पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना प्रकाश संश्लेषण करते हैं, भोजन बनाते हैं, या अपने कह सकते हैं कि इनके विभिन्न क्षेत्रों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, वाष्पीकरण की जलीय क्षेत्रों में वाष्पीकरण की क्रिया होती है। इस वाष्पीकरण के कारण जो है बादल बनते हैं, और बादलों के द्वारा जो है वर्षा होती है। तो ये सारा प्रक्रम जो है
अपने ये कह सकते हैं सौर शक्ति पर आधारित होता है। अब सौर शक्ति हमें किस प्रकार से मिलती है? विकिरण क्रिया के द्वारा मिलती है। विकिरण विकिरण जो होते हैं सूर्य से लगातार जो है विकिरण पृथ्वी के धरातल पर आते रहते हैं और पृथ्वी के धरातल पर आके जो है ये यानी कि ऊर्जा के रूप में संग्रहित होते हैं। तो इस प्रकार से अपने ये मान सकते हैं कि पृथ्वी का जो धरातल है वो विकिरण ऊर्जा के रूप में जो है अपनी यानी कि सौर शक्ति दिखाता है या सौर शक्ति जो है धरातल पर भेजता है। तो अपने ये मानते हैं कि सभी प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो प्रक्रियाएं इसी के कारण या सूर्य ऊर्जा के कारण ही उत्पन्न होती है। इसके बाद हम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है यानी गुरुत्व शक्ति, अपने ये मानते हैं प्रत्येक ग्रह में जो है आकर्षण की शक्ति होती है और प्रत्येक वस्तु को वो अपनी ओर आकर्षित करती है, प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। जिस प्रकार से अगर पृथ्वी के संबंध में अपने बात करें तो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति पाई जाती है। अब जब हमने पढ़ा था सियाल सीमा और नीफे में हमने पढ़ा था अश्वेश का जो वर्गीकरण था, उस वर्गीकरण में ये दर्शाया गया था कि भी जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो नीफे जो है जिसमें निकल और फेरस की अधिकता पाई जाती है उस यानी कि उस परत के अंदर जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक पाई जाती है। यही कारण है कि पृथ्वी में चुंबकीय शक्ति पाई जाती है। इस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि विभिन्न जो यानी कि चीजें हैं या विभिन्न जो है विभिन्न प्रकार से जो अपने कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण की क्रिया जो है वो अनेक दैनिक कार्यों में भी काम आती है। जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि जो यानी कि नदियों का जल है जो प्रवाहित होकर नीचे की तरफ जो है आता जाता है, उसी प्रकार से नल का जल जो है नीचे की तरफ टपकता रहता है या नीचे की तरफ आता है। तो अपने ये कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति का महत्वपूर्ण उपयोग जो है दैनिक गतिविधियों में भी किया जाता है। अब इसी कारण जो है अपने यानी कि धरातल के ऊपर संतुलन की अवस्था में जो है अपने रह पाते हैं या संतुलन की स्थिति में अपने रह पाते हैं। तो इस प्रकार से जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति अनेक क्षेत्रों में काम में ली जाती है। अब अपने ये देखते हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है कार्य करती है। अब जैसे ही अपने जो है विभिन्न वस्तुओं को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो वापस अपने जो है धरातल की ओर आ जाएंगी, या यानी कि अपने कह सकते हैं कि भी अगर यानी कि पलायन वेग से कम वेग से अगर फेंका जाता है कोई वस्तु को तो वो वापस धरातल पर आ जाती है। तो कहने का मतलब कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति पाई जाती है और इसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण अपने ये भी कह सकते हैं कि पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं वो नीचे की तरफ जाती है, न कि ऊपर की तरफ आती है। तो कहने का मतलब कि इस प्रकार से यानी कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति अनेक क्षेत्रों में काम में ली जाती है और ये जो होती है इसी प्रकार से ये कार्य करती है। इसी प्रकार से अगर अपने देखें कुछ आकस्मिक शक्तियां भी होती हैं या अपने कह सकते हैं भी जो है आंतरिक शक्तियां या परिवर्तनकारी शक्तियां जिसे अपने बोल सकते हैं। जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं कुछ ऐसी शक्तियां होती है जो आकस्मिक होती हैं और कुछ जो दीर्घकालिक होती हैं। अब आकस्मिक शक्तियों में अपने ये कह सकते हैं ज्वालामुखी क्रिया है या भूकंप की क्रिया है, ये सारी जो है यानी कि आकस्मिक जो है शक्तियां होती है पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होकर धरातल के ऊपर जो है परिवर्तन उत्पन्न करती है या सक्रिय रहती है। तो ये भी जो है यानी कि अनेक प्रकार के परिवर्तन उत्पन्न करती है ज्वालामुखी क्रिया और भूकंप क्रिया। अगर इनको अलग अलग अपने अध्ययन करें तो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा जो है अनेक प्रकार के परिवर्तन जो है धरातल पर देखे जाते हैं। इसी प्रकार से भूकंप के द्वारा भी अनेक प्रकार के परिवर्तन जो है धरातल पर अपने देखते हैं। इसी प्रकार से भूस्खलन की क्रिया है या अपने जिसे लैंड स्लाइडिंग की क्रिया कहते हैं, तो उसके कारण भी जो है पर्वतीय संरचनाएं जो होती है नीचे की तरफ प्रवाहित होती हैं या पर्वतीय संरचनाओं द्वारा जो है मिट्टी या पर्वतीय भाग या चट्टानी जो है नीचे की तरफ जो है सरकने लगते हैं, जिसे अपने भूस्खलन की क्रिया कहते हैं। इसी प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कुछ जैविक शक्तियां भी होती हैं जीवों के द्वारा उत्पन्न शक्तियां। जिस प्रकार से अनेक जीव जंतु जो है वातावरण में निवास करते हैं, जैव मंडल के अंदर अनेक जीव जंतु निवास करते हैं, उन जीव जंतुओं के द्वारा जो है अपने ये मानते हैं कि विभिन्न प्रकार की क्रियाएं की जाती है धरातल के ऊपर। जिस प्रकार से कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो यानी कि विभिन्न प्रकार से धरातल के अंदर परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। कुछ जीव जंतु जो है मृदा का अपरदन कर देते हैं, कुछ जीव जंतु मृदा का अपक्षय भी करते हैं, या कुछ जीव जंतु जिस प्रकार से बिल में रहने वाले जंतु जो है वो यानी कि विभिन्न प्रकार से मृदा को यानी कि खनन के द्वारा उसको जो है मृदा को निकालते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये जीव जो है अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं करते हैं जिसे अपनी जैविक शक्तियों के अंतर्गत रखा जाता है। इसी प्रकार से कुछ मानवीय शक्तियां होती है, मानवीय शक्तियों द्वारा परिवर्तन उत्पन्न होते हैं धरातल के ऊपर। जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं मनुष्य जो है वातावरण में परिवर्तन उत्पन्न करता है और वातावरण में 24 घंटे या अनवरत लगातार जो है वो परिवर्तन उत्पन्न करता रहता है। ये लगातार परिवर्तन जो होते हैं या अपने निर्माण से संबंधित हो सकते हैं या विनाशकारी भी विनाश से भी संबंधित हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो है अपने ये कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के परिवर्तन उत्पन्न किए जाते हैं। अब इन परिवर्तनों में अपने कह सकते हैं कि मनुष्य क्या करता है कि
यानी कि विभिन्न प्रकार के जो भवनों का निर्माण करता है, पुलों का निर्माण करता है, या विभिन्न प्रकार के बांधों का निर्माण करता है, तो ये उसमें जो है परिवर्तन करता रहता है उस वातावरण के अंदर। अब उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो मनुष्य जो है जंगलों को काटकर उसने जो है खेती करना शुरू कर दिया, जंगल जो है काटकर वहां पर खेती कार्य किया, या वहां पर जो है अपने यानी कि कृषि का वातावरण उसने बना दिया। तो इस प्रकार से अनेक परिवर्तन जो है मनुष्य द्वारा किए जाते हैं, जो अपने ये कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के परिवर्तन में सक्रिय रूप से रहते हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि भी पार्थिव एकता का जो सिद्धांत है, जिस प्रकार से अपने ये कहते हैं पार्थिव एकता का सिद्धांत, जो पहला मानव भूगोल के जो सिद्धांत थे, मानव भूगोल के सिद्धांत, इन सिद्धांतों में हम ये कह सकते हैं जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, या अपने कह सकते हैं इसे अपने परिवर्तन का सिद्धांत भी कह सकते हैं, परिवर्तन, परिवर्तन यानी कि परिवर्तन होता रहता है। दूसरा अपने पार्थिव एकता, पार्थिव एकता का सिद्धांत, पार्थिव एकता से मतलब ये है कि अपने जो पृथ्वी है उस पृथ्वी में अपने ये कह सकते हैं कोई भी तत्व, कोई भी वस्तु जो होती है वो स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे से वो संबंधित रहती है, या एक दूसरे से उसका संबंध पाया जाता है। जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं भी अगर कृषि देखें हमने, तो कृषि का संबंध जो है विभिन्न तत्वों से होता है पृथ्वी के। जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं उसका संबंध मृदा से होता है, या जल से होता है, सिंचाई के द्वारा उसको जो है उसकी यानी कि पैदावार प्राप्त की जाती है, या अपने कह सकते हैं यानी ये मृदा उपजाऊ और अनउपजाऊ दोनों प्रकार की होती है। जहां उपजाऊ मृदा होती है वहां पर जो है अपनी फसलें अधिक प्राप्त होती हैं, या अनुपजाऊ होती है या बंजर भूमि होती है वहां पर जो है फसलें बहुत कम प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि यानी कृषि का संबंध जो है या विभिन्न तत्वों से, वातावरण के विभिन्न तत्वों से होता है। उसी प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि भी जो अन्य चीजें हैं, जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं वर्षा है, तो वर्षा का संबंध भी जो है अनेक प्रकार से, अनेक तत्वों से होता है। जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं तापमान है, तापमान के साथ इसका संबंध होता है, यानी कि जैसे जैसे सूर्य का तापमान जो है, सूर्य ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है, तो उस सूर्य ऊर्जा के कारण जो है अपने ये मानते हैं वाष्पीकरण की क्रिया होती है, ताप से वाष्पीकरण की क्रिया होती है। और वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा जो है जब ऊंचाई पर जाते हैं तो उससे संघनन होता है, इसका संघनन होने के कारण जो है फिर बादल बनते हैं, और बादलों के द्वारा फिर जो है वापिस जो है वर्षा होती है। तो इस प्रकार का जो है प्रक्रम जो है अपने ये कहते हैं चलता रहता है। तो ये सारी चीजें जो होती है, जिस प्रकार से वर्षा होना है, या अपने ये कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार से कृषि कार्य का करना है, या अपने ये कह सकते हैं कि विभिन्न जीव जंतुओं का एक दूसरे पर आश्रित रहना है, जिसे अपने पारिस्थितिकी में हमने अध्ययन किया था। तो इस प्रकार का जो प्रक्रम पाया जाता है उसे अपने ये कह सकते हैं कि ये जो पार्थिव एकता कहलाती है, या अपने ये कह सकते हैं कोई भी तत्व जो है, यानी कि पृथ्वी पर ब्रह्मांड में कोई भी तत्व, कोई तत्व जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे से संबंधित रहते हुए पार्थिव एकता, या इसे अपने अंतर संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं, अंतर संबंध का सिद्धांत भी अपने इसे कह सकते हैं, अंतर संबंध का सिद्धांत भी इसे अपने कह सकते हैं। या अपने ये कह सकते हैं जिस प्रकार से रेडजेल ने जो है अपनी पुस्तक एंथ्रोपोज्योग्राफी में लिखा है कि भी कोई भी तत्व एक दूसरे से परस्पर क्रिया करते हुए जो है क्रियाशील रहता है। तो इस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि और वो एक दूसरे से संबंधित रहता है। अब अपने ये कह सकते हैं इसी प्रकार से कि भी कोई भी तत्व है, उस तत्व को अगर देखा जाए पृथ्वी के ऊपर तो वो एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। जिस प्रकार से अपने अगर मनुष्य की, मानव की बात करें तो मानव जो है प्रकृति पर आश्रित रहता है, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो भी वस्तु है वो उनको प्राप्त करता है, और उनके द्वारा जो है वो उनका उपयोग करके अपना जीवन यापन करता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो होती है अपने ये मानते हैं कि भी अंतर संबंध के सिद्धांत के रूप में इसे अपने देख सकते हैं। इसी प्रकार से इनके हम्बोल्ट जो है, एक भूगोलविद है हम्बोल्ट ने अपनी पुस्तक, उसने एक ग्रंथ लिखा था कोस्मोस, कोस्मोस लिखा था। कोस्मोस में उसने ये बताया था कि जिस प्रकार से जो पृथ्वी है वो उसमें
सभी यानी कि उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक जो है एक ही आत्मा व्याप्त है, कहने का मतलब एक ही प्रकार के जो है तत्व उसमें उपलब्ध है और ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। तो अपने ये कह सकते हैं इसमें जो है पार्थिव एकता या अंतर संबंध का सिद्धांत पाया जाता है। तो अपने ये मानते हैं कि भी पार्थिव एकता या अंतर संबंध का सिद्धांत में अपने ये पढ़ सकते हैं, ये कह सकते हैं कि भी इसमें पृथ्वी में जो यानी कि एक दूसरे तत्वों में जो है एकता पाई जाती है या एक दूसरे से वो रिलेटेड रहते हुए जो है क्रियाशील रहते हैं। तो अपने इस प्रकार से जो पार्थिव एकता के बारे में अपने ये जान सकते हैं। इसके बारे में हम देखते हैं उसके बाद कि भी तीसरा सिद्धांत हम देखते हैं वातावरण समायोजन का सिद्धांत। वातावरण समायोजन का सिद्धांत, वातावरण समायोजन का सिद्धांत, वातावरण समायोजन का सिद्धांत। अब पृथ्वी पर कोई भी जीव जंतु है, कोई भी वनस्पति है या कोई भी जो तत्व है वो वातावरण के साथ समायोजित हो जाता है या उसको समायोजन करना पड़ता है। उसमें अगर वहां पर उसको जीवन यापन करना है अगर धरातल के ऊपर या उसको सरवाइव होना है तो उससे जो है अपने ये मानते हैं कि वातावरण के साथ समायोजन करना पड़ता है। अब अपने देखते हैं भी अपने जो है विभिन्न प्रकार के कटिबंध पाए जाते हैं धरातल के ऊपर। अगर देखा जाए तो विभिन्न कटिबंध पाए जाते हैं। हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के कटिबंध जो है धरातल पर पाए जाते हैं। अगर अपने कहें भूमध्य रेखा से 0 डिग्री से ऊपर की तरफ अपने जाते हैं जिस प्रकार से, तो अपने ये कह सकते हैं कि भी जो ये जो क्षेत्र है यानी कि जो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का जो क्षेत्र है ये क्षेत्र अधिकतर जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। अपने ये मानते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय। और उसके बाद में अगर अपने देखें तो 66.5 डिग्री तक, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक जो है उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और उत्तरी अक्षांश का जो क्षेत्र है इसे अपने उपोष्ण कटिबंध के रूप में देखते हैं। उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण, उपोष्ण कटिबंध के रूप में इसे अपने देखते हैं। तो कहने का मतलब यानी कि अलग अलग क्षेत्र पाया जाता है और जो 66.5 से 90 डिग्री जो उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश है या 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश है, तो ये क्षेत्र अधिकतर जो है आता है वो शीत कटिबंध में आता है, शीत कटिबंध। तो 3 प्रकार के कटिबंध हम पढ़ते हैं और ये जो कटिबंध है इन कटिबंधों के अनुसार जहां भी मनुष्य या जीव जंतु, मनुष्य या जीव जंतु या वनस्पति यहां पर पाई जाती है तो ये सारे उस यानी कि कटिबंध के अनुसार जो है ये सरवाइव करते हैं या कटिबंध के अनुसार जो है वातावरण के साथ समायोजन करते हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार का वातावरण हो, जैसे शीत वातावरण है तो शीत वातावरण के साथ जो है ये समायोजित होते हैं मनुष्य या जीव जंतु। और अगर उपोष्ण कटिबंध का क्षेत्र है, अगर यहाँ पर कोई जीव जंतु इस अक्षांशीय क्षेत्र में निवास करता है तो वो जो है इसके साथ समायोजित रहता है। इसी प्रकार से कुछ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो निवास करते हैं वो जीव जंतु इसके साथ जो है समायोजन करते हैं, समायोजन करते हैं। समायोजन का मतलब ये हो गया कि उस वातावरण के साथ अपना तालमेल बैठाकर जो है वहां पर वो जीवन यापन करते हैं या वहां पर सरवाइव करते हैं। अब अपने ये कह सकते हैं कि वातावरण समायोजन जो होता है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार से होता है। अपने ये कहा जा सकता है जिस प्रकार से अगर वातावरण समायोजन का अपने अध्ययन करें, वातावरण समायोजन, तो वातावरण समायोजन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 2 प्रकार का होता है। अपने ये कह सकते हैं एक तो है अनुकूलन, एक होता है रूपांतरण या जिसे अपने परिवर्तन कह सकते हैं, रूपांतरण या परिवर्तन। अब जो अनुकूलन है, अनुकूलन भी 2 प्रकार से अपने अध्ययन करते हैं। एक तो अपने कह सकते हैं कि आंतरिक अनुकूलन, आंतरिक अनुकूलन, आंतरिक अनुकूलन भी अपने कह सकते हैं इसे।
एक अपने कह सकते हैं कि ये आंतरिक अनुकूलन है, आंतरिक अनुकूलन। और दूसरा हम कह सकते हैं बाह्य अनुकूलन, बाह्य अनुकूलन। बाहरी तौर पर जो अनुकूलन हम करते हैं उसे अपने बाह्य अनुकूलन कहते हैं। इसी प्रकार से अपने परिवर्तन में हम देखते हैं कि परिवर्तन किस प्रकार का होता है। तो रूपांतरण या परिवर्तन भी जो है अपने अगर देखा जाए तो इसे भी अपने दो प्रकार से, बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से इसे अपने विभाजित कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि अनुकूलन जो होता है उस अनुकूलन में आंतरिक अनुकूलन और बाह्य अनुकूलन देखा जाता है। अब आंतरिक अनुकूलन भी जो है अपने ये कह सकते हैं कि ऐच्छिक भी होता है, ऐच्छिक, और दूसरा अपने ये कह सकते हैं कि भी वो अनैच्छिक या प्राकृतिक भी होता है, अनैच्छिक या प्राकृतिक भी होता है, जिसे अपने प्राकृतिक कह सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि भी वातावरण समायोजन जो है दो प्रकार से किया जाता है। एक तो होता है अपने अनुकूलन के द्वारा और एक होता है रूपांतरण या परिवर्तन के द्वारा। तो अपने ये मानते हैं कि ये अनुकूलन जो होता है इस अनुकूलन में हम देखते हैं कि भी अगर यानी कि मनुष्य जो है, जिस प्रकार से अगर उदाहरण अपने ले इनका अनुकूलन का, तो उदाहरण के रूप में अपने देख सकते हैं कि भी अनेक प्रकार के जो मनुष्य हैं या अनेक क्षेत्रों के जो मनुष्य हैं, अगर कुछ अपने ये बोले कि भी विभिन्न प्रकार से, विभिन्न क्षेत्रों से या विभिन्न कटिबंधों से मनुष्य जब आता है और दूसरे कटिबंध में या दूसरे वातावरण में जब जाता है तो वो अनुकूलन करता है। किन किन चीजों का अनुकूलन करता है? जिस प्रकार से अपने कहे आंतरिक अनुकूलन है या बाह्य अनुकूलन है, या अपने कहे कि भी रूपांतरण है या परिवर्तन है, वो किस प्रकार का करता है। तो अपने आंतरिक अनुकूलन से अपने ये कह सकते हैं कि भी उसमें जो है जिस प्रकार से वो वहां पर आता है, तो उसके आने से जो है वहां पर अपने ये कह सकते हैं, जिस प्रकार से अगर उदाहरण अपने लें तो उदाहरण ये है कि जिस प्रकार से अगर कुछ शीत क्षेत्रों से कोई व्यक्ति आता है, या अपने कह सकते हैं कि भी ठंडे प्रदेशों से व्यक्ति जब अगर दक्षिणी भारत के अंदर आता है या दक्षिणी क्षेत्र में आता है, तो वहां पर उसमें जो है वहां पर यानी मलयालम भाषा वो नहीं जानता है, या अपने कह सकते हैं कि जो उत्तरी क्षेत्र से जो व्यक्ति आता है वो दक्षिणी क्षेत्र में जो मलयालम भाषा नहीं जानता है भारत के अंदर, तो वो क्या करता है कि उस भाषा को यानी समझने का प्रयास करता है। या आप ये कह सकते हैं कि वो जो क्या करता है कि दैनिक गतिविधियों के लिए उसे जो है, या उसे यानी कि बाजार में जाने के लिए या एक दूसरे से संवाद स्थापित करने के लिए उसे वो भाषा आनी चाहिए, तो वो धीरे धीरे उस भाषा को ग्रहण करता है। वो उसका जो है अपने कह सकते हैं अनुकूलन है कि वो यानी कि उस भाषा को सीख रहा है और सीख के जो है उसे अनुकूलन करता है। इसी प्रकार से अगर अपने ये कहें कि बाह्य अनुकूलन अगर देखा जाए तो बाह्य अनुकूलन के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य जो है, अगर शीत प्रदेशों से कोई मनुष्य आया है या कोई व्यक्ति आया है रहने के लिए उष्ण प्रदेशों में, या अपने कह सकते हैं दक्षिणी क्षेत्र में, तो वहां पर आने के बाद में जो है वो वहां पर निवास करता है, अगर कुछ वर्ष उसको बीत जाते हैं वहां पर, तो उसके बाद में जो है वो वहां पर यानी कि उसकी जो त्वचा का रंग है वो त्वचा का रंग परिवर्तित होने लगता है। अपने ये कहते हैं कि उसमें जो है इनके पिगमेंट्स जो है परिवर्तित होने लगते हैं। उसमें जो है अपने ये कह सकते हैं कि जो सांवले रंग के पिगमेंट्स है वो आना शुरू हो जाते हैं और वो धीरे धीरे उसमें बाह्य अनुकूलन में उसमें जो है परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं वो अनुकूलन कहलाते हैं। अब हमें कुछ अनुकूलन जो ऐच्छिक भी होते हैं, कुछ प्राकृतिक भी होती है। ऐच्छिक में हम ये कह सकते हैं कि उसकी इच्छा है कि वो परिवर्तन करे या ना करे, जिस प्रकार से वो उसकी इच्छा है कि भाषा सीखे या ना सीखे, या उसकी इच्छा है कि वो यानी कि उसकी संस्कृति को सीखे या ना सीखे, या उसकी इच्छा है कि वो वहाँ के पहनावे को जो है उपयोग करे या ना करे, या वहाँ के रीति रिवाज को उपयोग करे या ना करे। लेकिन कुछ अनैच्छिक या प्राकृतिक होते हैं, जिस प्रकार से हमने कहा कि भी मनुष्य का जो बाहरी वातावरण है, मनुष्य का जो बाहरी क्रियाकलाप है वो परिवर्तित होने लगता है, जिस प्रकार से त्वचा का रंग परिवर्तित होने लगता है। तो ये जो है यानी कि प्राकृतिक परिवर्तन होता है मनुष्य में। तो इस प्रकार से अनुकूलन जो होता है, एडेप्टेशन जिसे अपने कहते हैं अनुकूलन, वो अनुकूलन जो है आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों से वो करता है। और इस प्रकार का अनुकूलन जो होता है वो आंतरिक रूप से भी होता है और बाह्य रूप से भी होता है। इस कारण मनुष्य वहां पर सर्वाइव कर पाता है और वातावरण के साथ समायोजित हो पाता है। अब अपने ये कहते हैं कि भी जिस प्रकार से अगर देखा जाए कि भी मनुष्य जो है, हमने जो है मनुष्य के बारे में जिस प्रकार से मनुष्य अंतरिक्ष में जाता है, स्पेस स्टेशन में जाता है या स्पेसशिप में जाता है,
तो स्पेसशिप में जो होता है वो 0 ग्रेविटी होती है। तो उस ग्रेविटी के आधार पर या वहां पर जो उसमें परिवर्तन हो रहे हैं, जो भी चीजें या जो भी वस्तुओं को करने में उसको जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों में वो जो है यानी कि उनके अनुकूल, उनके अनुसार जो है अनुकूल स्थापित कर लेता है, अनुकूलन स्थापित कर लेता है अपने, या अपने कह सकते हैं कि उसको जो है उसके लिए अभ्यस्त बनाया जाता है, उस यानी कि कृत्रिम स्पेसशिप का निर्माण करके, और उसको जो है उसमें अभ्यस्त बनाया जाता है 0 ग्रेविटी के अंदर। और वो जो है इनके जो अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं वो वहां पर उसमें जो है परिवर्तन उत्पन्न अपने दिनचर्या में जो है परिवर्तन उत्पन्न करते हैं उस ग्रेविटी के अनुसार। तो कहने का मतलब कि यानी कि अनेक क्षेत्रों में जब मनुष्य स्थानांतरित होता है तो उस स्थानांतरण के साथ वो अनुकूलन भी करता है, जिसे अपने बाह्य अनुकूलन या आंतरिक अनुकूलन कहते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं रूपांतरण या परिवर्तन। अब रूपांतरण या परिवर्तन के अनुसार अगर देखा जाए तो रूपांतरण जो है विभिन्न प्रकार से मनुष्य करता है। मनुष्य रूपांतरण किस प्रकार से करता है या परिवर्तन किस प्रकार से करता है, तो वो क्या करता है कि वातावरण को यानी परिवर्तित कर देता है या उसे जो है कृत्रिम रूप से वो वहां पर जो है उसका परिवर्तन कर देता है। अब अगर अपने कहें कि शीत प्रदेशों से अगर कोई व्यक्ति जो है उष्ण प्रदेशों में आता है, या अपने ये कह सकते हैं कि उष्ण क्षेत्रों में आता है, तो वहां पर जब वो निवास करता है तो उस निवास करने के लिए उसे जो है अपने ये मानते हैं कि वहां पर एयर कंडीशन या प्रशीतक की उसको आवश्यकता होती है, और वो उस प्रशीतक या एयर कंडीशन के साथ वहां पर निवास कर पाता है। तो अपने ये कह सकते हैं कि भी उसकी जो ये जो उसका है बाहरी अनुकूलन है, ये वो जो है वातावरण के साथ अनुकूलित होता है, और ये अनुकूलन जो है वो इनके विभिन्न उपकरणों के द्वारा प्राप्त करता है। क्योंकि शीत प्रदेशों से आया व्यक्ति जो है इतनी अधिक गर्मी में या इतने अधिक टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाता है, अनुकूलित नहीं हो पाता है, इसलिए उसको जो है बाहरी रूपांतरण करना पड़ता है या अनुकूलन करना पड़ता है, वातावरण में उसको परिवर्तन करना पड़ता है, और उस वातावरण के अनुसार वो जो है वहां पर जीवन यापन करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं वातावरण के साथ जो समायोजन होता है, या अपने कह सकते हैं एनवायरमेंट जो होता है, उस एनवायरमेंट में जो है अनेक प्रकार के परिवर्तन उत्पन्न करता है, अनेक प्रकार के अनुकूलन उत्पन्न करता है, या अनेक प्रकार से अनुकूलित होकर वो वहां पर निवास करता है। तो इस प्रकार का अनुकूलन जो होता है वो वातावरण समायोजन कहलाता है। या अपने कह सकते हैं वातावरण के साथ जो है, वातावरण के साथ रहकर जो है जीवन यापन करना, या वातावरण से जो है वस्तुएं, जो भी वस्तुएं वो ग्रहण करता है उन वस्तुओं के अनुसार जो है मनुष्य वहां पर जीवन यापन करता है। तो अपने ये कह सकते हैं कि वातावरण समायोजन जो होता है, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो वातावरण समायोजन जो है अनुकूलन और रूपांतरण 2 प्रक्रियाओं द्वारा किया जाता है। अब अनुकूलन जो होता है उसका आंतरिक भी हो सकता है और बाह्य अनुकूलन भी हो सकता है। या अपने कह सकते हैं कि मनुष्य में रूपांतरण या परिवर्तन की प्रक्रिया जो होती है, वो जो वातावरण है, जो जिस वातावरण में वो निवास कर रहा है उस वातावरण में जो है परिवर्तन करके वो वहां पर निवास करता है, और इस वातावरण में निवास करके वो जो है कृत्रिम उपाय उत्पन्न करता है। उन कृत्रिम उपायों के द्वारा वो जो है अपना वहां पर जीवन यापन करता है, जिसे अपने जो है रूपांतरण कहते हैं। जिस प्रकार से हमने पढ़ा कि प्रशीतक जो शीत प्रदेशों से जो व्यक्ति आते हैं वो प्रशीतकों का, उष्ण प्रदेशों में प्रशीतक या एसी या रेफ्रिजरेटर का उपयोग करके जो है अपना वहां पर जीवन यापन करते हैं। तो इस प्रकार से अपने जो है वातावरण समायोजन का सिद्धांत भी जो है मानव भूगोल के अंदर महत्वपूर्ण मायने रखता है, या महत्वपूर्ण जो है सिद्धांत कहलाता है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स।